तुम लोगों ने इसकी रिपेयरिंग वगैरह नहीं करवाई, वरना बहुत शानदार है। इतना वसी लॉन और ये कमरे। उसने सर उठाकर छत की तरफ देखा। छत पर आईने और रंगीन शीशे जड़े थे। इस काम का बड़ा रिवाज है। हमने अपनी कोठी में ड्राइंग रूम और पापा के बेडरूम की छत पर यही काम करवाया है, लेकिन इतनी नफासत से नहीं हुआ। एक ही कमरे में है नहीं, तकरीबन सभी कमरों में है। मुख्तलिफ डिज़ाइन है। नवीदा को वो एहसास कमतरी जो अचानक उसे अपने घर में देखकर पैदा हुआ था ज़ाइल हो गया। 20 के करीब कमरे हैं। पिछली साइड पर भी इतना ही बड़ा लॉन है। ओह, बहुत खूब। मुझे अपना पूरा घर दिखाना, उसने इश्तियाक से कहा। और नवीदा को सारा की बात याद आ गई। वो अक्सर कहा करती थी, शुक्र है राय साहब का ये घर खलील रहमान के अब्बा ने हमें दिलवा दिया था, वरना हमारे अब्बा के पास अपने हसब नसब पर फ़ख्र करने के लिए रह क्या गया था। एक बड़े अब्बा और एक ये राय साहब का महल। कम से कम इस महल में रहने की वजह से लोग ये तो यकीन कर लेते हैं कि हम खान बहादुर यार जंग की औलाद हैं, जो नवाब इब्ने नवाब थे। नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, सोबान गुनगुनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सोबान, ये उज़ैर हैं, उज़ैर जिलानी। वज़ीरों की औलाद इस वीराने में कैसे? सोबान ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। तुम लोग बातें करो, मैं चाय लाती हूँ। वो उठ कर खड़ी हुई। उज़ैर की निगाहों ने उसका ताक़ुब किया और फिर वो सोबान की तरफ मुतवज्जा हो गया। उस वक्त उज़ैर देर तक बैठा सोबान से गप लगाता रहा। सारा से भी उसकी बात हुई और बड़े अब्बा से भी मिला। वो बहुत जल्द वो सब से बेतकल्लुफ़ हो गया। उसने सोबान से वादा किया कि वो जल्द उसकी जॉब का बंदोबस्त कर देगा। यार, ये इस मुल्क का यही हाल है। सिफारिश, रिश्वत, धोखाधही, हर महकमे में नाअहलों की भरमार है और कोई पूछने वाला नहीं। एक हमारे बड़े अब्बा हैं, जेब से एक धेला नहीं निकालते, रिश्वत देकर ही काम चल जाए। सोबान ने भी जले दिल के फपोले फोड़े। उसके जाने के बाद बहुत देर तक उसकी बातें करता रहा। उज़ैर से पसंद आया था और सारा को भी, और नवीदा इससे बहुत खुश थी। मुझे लगता है ये उज़ैर भाई तुमसे मोहब्बत करते हैं। उसके जाने के बाद सारा ने इंकशाफ किया। और कितनी शानदार शख्सियत है उनकी। और सुनो वदा, अगर उसने इज़हार मोहब्बत वगैरह किया ना, तो छुई मुई मत बन जाना। सीधे सीधे कह देना बड़े अब्बा से बात कर लो और हमें दुल्हन बना कर ले जाओ। सारा के जहन में जो बात आती थी वो फ़ौरन इजहार कर दिया करती थी। पता है, हमारी मैडम कहती हैं आजकल चांसेस मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारी तरफ कोई बढ़ता है तो उसे मायूस मत करो। वो तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेगा, किसी और तरफ बढ़ जाएगा। आजकल वो ज़माना तो रहा नहीं कि कबूतर के ज़रिए पैगाम आया जाया करते थे। अब तो फास्ट फॉरवर्ड दौर है। और उसे सारा की बातों पर हैरत होती थी। सारा, तू जॉब करके बहुत तेज़ हो गई है, तुम भी जॉब कर लो। सारा ने खलूस से उसे मशवरा दिया। बड़े अब्बा से मैं तुम्हें इजाज़त दिलवा दूंगी। नहीं, उसने इनकार कर दिया। उज़ैर को कभी उसका जॉब करना पसंद न था। मैं तो चाहता हूँ तुम्हें डिबिया में बंद करके रखूँ, ताकि मेरे अलावा किसी की नज़र तुम पर ना पड़े। जॉब करोगी तो सारी दुनिया देखेगी, और ये मुझे गवारा नहीं। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन देखो उज़ैर को खोना नहीं। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए पसंदीदगी और मोहब्बत देखी है। ज़रा सा आगे बढ़ो और बंदे को कैद कर लो, उम्र भर ऐश करोगी। और वो इसे अपने मशवरे से नवाज कर सोने चली गई, जबकि नवीदा बहुत देर तक जागती रही और उज़ैर की बेतहाशा मोहब्बतों का सोच सोच कर खुश होती रही। बड़े सारे ड्राइंग रूम के बीचों बीच बड़ी बड़ी सारी डाइनिंग टेबल के गिर्द सिर्फ सारा और नवीदा बैठी थी। सारा ने चाय का घूंट भरकर कप टेबल पर रखा और खड़ी हो गई। विदा, आज मुझे देर हो रही है। आज सब लड़कियां समंदर पर जाएंगी। मैडम ने हमसे बात कर ली थी। बुटीक जल्द बंद कर देंगे। अच्छा। नवीदा ने अपने लिए मज़ीद चाय बनाई। सोबान से कहना नाश्ता कर ले, ठंडा हो रहा है। तभी सोबान बगल में फ़ाइल दबाए अंदर दाखिल हुआ। लीजिए, आगे खुद ही, सारा ने दिला दी। कहीं जा रहे हो? नवीदा ने पूछा। हाँ, एक जगह इंटरव्यू है। उसने डाइनिंग टेबल पास खड़े खड़े डबल रोटी का पीस तोड़ा और ऑमलेट डालकर सैंडविच बनाकर खाने लगा। चाय बना दो विदा। बैठ जाओ ना सुबान, आराम से नाश्ता कर लो। जल्दी है, तुम ऐसा करो विदा, उज़ैर को फ़ोन करके कह देना, बस उसे याद दिला देना कि मेरा आज इंटरव्यू है। अच्छा। सुबान, आखिर तुम मेरी लाइफ पैंट शर्ट क्यों नहीं पहन लेते? सारा अभी तक वहीं की खड़ी थी। सुबान ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम खद्दर का एक सूट बनवा लो। खद्दर तो महंगा नहीं होता, कितना अच्छा लगता है उज़ैर, पता है? इतना अमीर आदमी है फिर भी। नवीदा ने मशवरा दिया। विदा, सुबान को हंसी आ गई और चाय उसके कपड़ों पे गिर गई। उसने तासुब से अपने कपड़ों को देखा और फिर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। उज़ैर जो खद्दर पहनता है ना, वो कम अज़ कम 5,000 रुपये गज़ होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा तुम अंदाज़ा लगा लो। और वो जो मोज़े होते हैं ना सेंट माइकल के, उनकी कीमत मेरी शर्ट और उससे ज़्यादा है।
اور یہ جو عزیر کے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنے شاندار ڈرائنگ روم میں چائے اور کافی پیتے ہوئے مزدوروں اور غریبوں کے مسائل پہ 2 گھنٹے بول تو سکتے ہیں، لیکن چند لمحے بھی ان مزدوروں کی سی زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ عزیر بھی ایسا ہی ہے، اس کی باتیں اٹریکٹ ضرور کرتی ہیں لیکن ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی ٹھوس بنیاد۔ شروع میں اسے سمجھتا تھا کہ یہ اپنے طبقے سے کچھ مختلف ہے، لیکن نہیں، عزیر ایسا نہیں ہے اپنے طبقے کے لڑکوں جیسا۔ نویدہ نے کمزور سا احتجاج کیا۔ خیر تم پلیز بتا، جلدی سے کوئی شرٹ دیکھ کر استری کر دو۔ خلیل الرحمن گھر سے نکل گیا تو پھر بس کے دھکے کھانے پڑیں گے۔ اس نے کپ کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ بھائی، سارا بھاگ کر نئی پینٹ شرٹ لے آئی۔ یہ پہن لو نا پلیز، میں نے اتنی شوق سے تمہارے لیے لی ہے، تم پر بہت سوٹ کرے گی۔ جب تمہیں نوکری مل جائے گی نا تو تم مجھے اس کی قیمت دے دینا۔ صبح نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے پینٹ شرٹ لے لی۔ تھینک یو۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاش بڑے ابا اتنے کنجوس نہ ہوتے، صبح نے زیر لب کہا اور پینٹ شرٹ لے کر باہر نکل گیا۔ خدا حافظ آپا۔ سارا نے بھی بیگ اٹھا کر کاندھے پر لٹکایا۔ نویدہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر فون کرنے کے لیے باہر آ گئی۔ عزیر ابھی تک سو رہا تھا۔ ارے میری جان تم، اس نے سوئی آواز میں کہا۔ آج اس وقت کیسے ہماری یاد آئی؟ وہ سبحان کہہ رہا تھا کہ تمہیں یاد دلا دوں کہ آج اس کا انٹرویو ہے۔ اوہ ہاں، اچھا میں بات کر لوں گا۔ تم کیسی ہو میری جان؟ وہ پوری طرح جاگ گیا تھا۔ اچھی ہوں۔ وہ ریسیور تھامے سرخ پڑ گئی۔ کاش اس وقت میں تمہارے سامنے ہوتا اور تمہارے گالوں پر کھلتے گلاب دیکھ سکتا۔ ودا میں تمہیں کیسے بتاؤں، میں تمہیں ہر لمحہ سوچتا ہوں۔ تبھی اتنے دنوں سے فون نہیں کیا اور نہ خود آئے۔ بڑے ابا بھی تمہیں یاد کر رہے تھے، بس کیا بتاؤں، پاپا نے جکڑ رکھا ہے، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مل کی مشینری خریدنے کے لیے خود جاپان چلے جاؤ۔ کتنے دنوں کے لیے جاؤ گے؟ نویدہ کا دل ڈوب سا گیا۔ 1 ماہ تو لگ ہی جائے گا۔ عزیر، نویدہ کی آواز بھر آ گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہیں وہاں جا کر فون کروں گا۔ میں خود بھلا اتنے دن تمہاری آواز سنے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ جانے سے پہلے ملو گے نا عزیر؟ کیوں نہیں، تمہیں ملے بغیر تو اسرائیل کو بھی قبض کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ فضول باتیں نہ کرو، اس نے ناراضگی سے کہا۔ اچھا چلو اب ہنس دو، صبح تمہاری آواز اور تمہاری ہنسی سن لوں نا تو سارا دن فریش گزرتا ہے۔ اور نویدہ کھولے سے ہنس دی۔ کاش میں شاعر ہوتا تو تمہاری ہنسی پر، تمہاری آواز پر، تمہارے لہجے پر، تمہاری آنکھوں پر، تمہارے ہونٹوں پر ہزاروں نظمیں لکھ چکا ہوتا اب تک۔ تمہاری باتیں شعروں سے کچھ کم ہیں؟ نویدہ کی آنکھوں میں جگن اتر آئے۔ کتنی خوش وقت تھی کہ اسے عزیر جیسا چاہنے والا مل گیا تھا۔ ابھی کیا میری زندگی، ابھی تو میں اپنے جذبوں کا اظہار ہی نہیں کر پاتا، ابھی تو میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی نہیں کیا۔ بہت سمیٹ کر رکھا ہے سب کچھ۔ وہ جذباتی ہونے لگا۔ جانتی ہوں عزیر، اور مجھے تمہاری محبتوں پر بہت فخر ہے۔ ہمیشہ میری محبت کا یقین رکھنا۔ مجھے یقین ہے عزیر۔ ودا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی بے تحاشا محبتوں کا اظہار کرتا، وہ یوں ہی اداس ہو جایا کرتی تھی۔ کہاں تھی وہ اس قابل کہ اسے عزیر جیسا مرد چاہتا؟ سنو، خاتون بی بی آ رہی ہیں۔ اچھا خدا حافظ میری جان، اپنا خیال رکھنا، میں شام میں چکر لگاؤں گا۔ سبحان میاں اور سارا چلے گئے۔ ہاں، سارا بیٹا سے کہا تھا واپسی پہ زیتون کے تیل کا ڈبہ لیتی آئیں، دادی بی کے گھٹنوں میں مالش کرنی ہے۔ اچھا ابھی سبحان آئے گا تو کہہ دوں گی لے آئے گا۔ تم نے بڑے ابا سے نہیں کہا؟ ہائے وہ بیچارے بھی کون سے خرچے پورے کریں۔ خاتون بی بی واپس مڑ گئیں۔ خاتون بی بی، کیا واقعی بڑے ابا بالکل خالی ہو گئے ہیں؟ اس کا دل چاہا کہ وہ خاتون بی بی سے پوچھے۔ کبھی وہ بھی متذبذب سی ہو جاتی تھی، لیکن پھر خاموشی رہی۔ اگر بڑے ابا کے پاس کچھ ہوتا تو دادی بی بی کے لیے کوئی اچھا سا ڈاکٹر نہ لے آتے؟ پچھلے دنوں تو دادی بی بالکل چرپائی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ تو خدا بخشے خلیل الرحمن کے باپ کا، جو حکیم صاحب کو لاتا رہا، اور ان کی دواؤں سے دادی بی بی کچھ اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو گئی۔ اس نے دادی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہ آنکھیں موندے پڑی تھی۔ ان پر ایک نظر ڈال کر وہ کمرے میں آ گئی۔ اپنی ڈائری میز کی طرح سے نکال کر دیکھنے لگی۔ جب سے اس کے دل میں عزیر کی محبت نے گھر کیا تھا، وہ کبھی کبھی ڈائری میں کچھ لکھنے لگی تھی، کبھی کوئی چھوٹی سی نظم، کبھی اس کا کہا ہوا کوئی خوبصورت جملہ، کبھی کوئی خوبصورت سا شعر خود بخود ہی ذہن میں آ جاتا۔ شاید اس کے اندر کوئی شاعر چھپا تھا جو اب عزیر کی محبت پا کر ابھر رہا تھا۔ محبت کتنی ہی چھوٹی چھوٹی نظمیں اس نے لکھ ڈالی اس کی محبت پر۔ ایک بار اس نے ایک نظم سارا کو سنائی تو وہ بے حد حیران ہوئی۔ ودا، یہ تم نے لکھی ہے؟
तुम तो छुपी रुस्तम हो। फिर उसने खलीलुर रहमान को भी बताया। खलीलुर रहमान भाई, अपनी नवीदा आपा शायरा हो गई हैं। अच्छा। खलीलुर रहमान की छोटी छोटी आंखों में लम्हा भर को हैरत उतर आई। आप मुझे दीजिएगा, आपकी किताब छपवा दूंगा। उसे हंसी आ गई। अभी तो मैंने सिर्फ चंद नज़में लिखी हैं। ये तो वही बात हुई, कातालिए और डोरी। अच्छा, फिर जब ज़्यादा हो जाएंगे ना तब बताइएगा। मेरा एक दोस्त किताबें छापता है। ज़रूर बता दूंगी। इन चंद महीनों में उसकी मोहब्बत किस तरह रगों में खून बनकर दौड़ रही थी, दिन रात 24 घंटे। शायद ही कोई लम्हा ऐसा होता होगा जब उसने उज़ैर को ना सोचा हो। उसकी एक एक बात उसे याद आती थी। शुरू में वो दिन में 2-3 बार फ़ोन करता था। हर दूसरे दिन मिलने की ज़िद करता था, मगर अब एक माह से रूटीन में फ़र्क आ गया था। वो गिला करती तो कहता, क्या करूं जान, बहुत बिजी हो गया हूँ, लेकिन तुम्हें बिल्कुल नहीं भूला। तुम भूलने वाली चीज़ ही नहीं हो मेरी जान। तुम्हें क्या पता तुम क्या हो। तुम्हें खुद अपनी खूबसूरतियों का इदराक नहीं है। उसकी इन बातों ने ना तो नवीदा को दीवाना बना दिया था, भला इससे पहले उसने कहाँ सुनी थी ये बातें। उज़ैर अगर फ़ोन करने या मिलने में देर कर देता तो वो बेचैन हो जाती। आंसू खुद ब खुद उसकी पलकों को भिगो जाते। बेचैनी से अंदर बाहर फिरा करती। और वो पूरे 1 माह से जापान चला जाएगा तो कैसे दिन कटेंगे। उसने फिर डायरी खोल ली और दराज से कलम निकाल कर लिखने लगी। तुम्हारे जज्बों की चांदनी, ज़्यादा राह लेकर। नज़र मुकम्मल करके उसने डायरी बंद की। खातून बीबी की मदद के लिए किचन में आ गई। फिर उसने खुद ही खाना बनाया, दादी भी को खाना देकर और ख़ुद खाकर वो अपने कमरे में आ गई। अभी सिर्फ 2 बजे थे। उज़ैर ने शाम को आने को कहा था। उफ, ये दिन भी कितने लंबे हो गए, कटते ही नहीं। और ये सारा भी घर पर नहीं होती कि उसी से बातचीत करके वक्त गुजारा जाए। बड़े अब्बा के पास ढेरों नायाब किताबें हैं और दादी बताती हैं कि जब मेजर हडसन साहब इन्हें लेने आए थे तो बड़ी अब्बा ने जितनी किताबें उठाई जा सकी थी गट्ठर बना कर ले आए थे। फिर यहाँ भी शुरू में पुरानी किताबें बेचने वालों से खरीद कर लाते रहे थे। क्यों ना कोई किताब लाकर पढ़ी जाए, यूं तो वक्त कटेगा नहीं, नवीदा ने सोचा और बड़े अब्बा के कमरे में चली आई। बड़े अब्बा की किताबें उसने चारों तरफ घूम घूम कर देखा। आधी से भी कम रह गई थी। इससे पहले उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। सैयद सुलेमान नदवी की सीरतुल नबी की जिल्दें, हफीज़ जलंधरी की शाहनामा। उसने नसीम हिजाजी की खाको खून रैक से उठाई और सुभान सच ही कहता था। बड़े अब्बा दोस्तों के लिए बड़े दयालु हैं, बस हम पर पैसा खर्च करते जान निकलती है। ज़रूर बड़े अब्बा ने गिफ्ट कर दी होंगी किसी दोस्त को। वो खाको खून लेकर अपने कमरे में आ गई और उसमें ऐसी खोई के असर की नमाज भी चली गई। चौंकी तो उस वक्त जब सारा ने आहिस्तगी से आवाज़ दी, सारा। उसने किताब बेड पर उलट कर हैरानी से देखा। तुम तफरी के लिए नहीं गई क्या? गई थी। सारा की आवाज़ भर्राई हुई थी। चेहरा अजीब सा हो रहा था। सारा, क्या हुआ है? नवीदा उठ खड़ी हुई। विदा वो दौड़ के उसके गले लगी और रोना शुरू कर दिया। सारा, सारा मेरी बहन गुड़िया, हुआ क्या है? नवीदा ने उसे लिपटाया। चंदा बताओ, किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? वदा वदा, वो बड़े अब्बा, वदा। उसने रोते रोते बामुश्किल कहा, क्या हुआ है बड़े अब्बा को? उसने सारा को झंझोड़ डाला। वदा, हम सब बहुत बुरे हैं, बहुत ख़राब हैं। उसे छोड़कर वो ज़मीन पर नीचे बैठ गई। आंसू उसी तबातर से उसके रुखसारों पर बह रहे थे। सारा, बताओ बड़े अब्बा ठीक तो है ना? हाँ, थैंक गॉड। उसने इत्मीनान की सांस ली। सोबान कहता था बड़े अब्बा बड़े कंजूस हैं, बड़े अब्बा खजाने पर सांप बन के बैठे हैं, बड़े अब्बा दोस्तों के साथ शतरंज खेलते हैं। वदा, उसने सर उठाया। तुम्हें पता है बड़े अब्बा कहाँ जाते हैं? वदा, बड़े अब्बा मजदूरी करने जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा उन्हें। वहाँ गोदाम से बोरियां उठाकर अपनी पीठ पर लादते हैं। खुदा की कसम वदा, वो बड़े अब्बा थे, हमारे बड़े अब्बा, देवताओं जैसी सूरत वाले बड़े अब्बा। खान बहादुर यार जंग के लाडले बेटे नवाब मीरन शाह ने खुद जिन्हें अपनी फर्जंदी में लेने की ख्वाहिश की थी, और उनकी खूबसूरत बेटी जो विलायत से पढ़कर आई थी खुद उनसे शादी करना चाहती थी। वो बड़े अब्बा गोदाम से बोरियां अपनी पीठ पर लाद लाद कर बाहर ला रहे थे, और खातून बीबी कहती हैं कि उनके दरवाजे पर हाथी झूलते थे। और दादी माँ ने लेडी हडसन को अपना 9 लखा हार नज़र कर दिया था। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नवीदा साकित खड़ी थी। दादी अम्मा की नाक
उसकी हीरे की लौंग, वो फिरोजे जड़ी चूड़ियाँ, वो याकूत की अंगूठी, सब राजों से जैसे हौले हौले पर्दा उठ रहा था। और वो बड़े अब्बा की नायाब किताबें, शायद हाथी दांत का शतरंज का सेट। वो आहिस्ता आहिस्ता बैठ गई और एकदम हाथ बढ़ाकर उसने सारा को गले लगा लिया और रोने लगी। इस तरह ज़ोर ज़ोर से सुबान, जो न जाने कब से आके दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था, उनकी गुफ्तगू सुन रहा था जो वो पूरे ज़ोर शोर से कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके करीब आया। वदा, सारा, उसने उन दोनों के सरों पे हाथ रखा। सारा ने सर उठाकर उसे देखा। भैया, बड़े अब्बा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। सुबान का सर झुका हुआ था। और बड़े अब्बा, हम सब के लिए क्या क्या कर रहे थे। सारा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। और हमको उनसे कितने गिले थे भाई। हम समझते थे उनके पास बहुत दौलत है और बहुत सारी दौलत उन्होंने अब्दाल भाई के लिए जमा कर रखी है, लेकिन बड़े अब्बा ने ऐसा क्यों किया। नवीदा ने सर उठा के देखा। बड़े अब्बा बहुत ग्रेट हैं। सुबान बेड पर बैठ गए। और मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। तुम्हारे इंटरव्यू का क्या बना। नवीदा को अचानक ख्याल आया। पता नहीं, तो बाद में पता चलेगा। अगर उज़ैर जिलानी ने सिफारिश कर दी होगी तो कॉल आ जाएगी, वरना वही पहले वाला हाल। वो उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हैं। नवीदा ने अपने आंसू पूछे। ज़रा खलीलुर रहमान की तरफ जा रहा हूँ। अभी क्या वहाँ से नहीं आए थे भाई। सारा ने हाथों की पुश्त से चेहरा साफ किया। हाँ, आया हूँ, लेकिन अब कहने जा रहा हूँ कि उसके ऑफिस में जो कलर की पोस्ट खाली है ना, उसके लिए अपने बॉस से बात कर ले। वो तेज़ी से बाहर निकल गया। नवीदा की आंखें फिर पानियों से भर गईं। मैं बड़े अब्बा से माफ़ी मांग लूँगी। सारा ज़मीन से उठ खड़ी हुई। और मैं भी जॉब करूँगी। तुम्हारे बुटीक पर अखबार तो आता होगा ना सारा, तुम देखते रहना। अगर लेक्चरार की, टीचर की या कोई भी और पोस्ट हो। चलो उठो, अब हाथ मुँह धो लो। नवीदा भी उठ खड़ी हुई। मैं चाय बनवाती हूँ तुम्हारे लिए। खातून बीबी चाय ले आई। सुबान भी आ चुका था। खलीलुर रहमान का घर सड़क के पार ही तो था, और शायद वो खड़े खड़े ही बात करके आ गया था। चाय पीते हुए भी वो बड़े अब्बा की बातें करते रहे। कभी सुबान को कोई बात याद आ जाती, कभी सारा को। नवीदा खामोश बैठी थी। याद है जब दादी माँ की अंगूठी गटर में गिर गई थी। वो चांद रात थी ना, और बड़े अब्बा हम तीनों के लिए ईद के कपड़े, चूड़ियाँ और जूते लाए थे। सारा की आंखों में फिर आंसू आ गए। हम कितने बुरे हैं भाई। हाँ, लेकिन आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैंने कल से खलील रहमान के ऑफिस में काम करने के लिए जाने का इरादा कर लिया है, और बड़े अब्बा अब घर पर रहेंगे। सुबान ने पूरे यकीन से कहा। बड़े अब्बा के घर आने तक वो तीनों नवीदा के कमरे में बैठे रहे, और रात के खाने के बाद तीनों इकट्ठे बड़े अब्बा के कमरे में गए। खैरियत है ना, ये तुम दोनों तीनों इकट्ठे कैसे आए हो। बड़े अब्बा, जो किसी किताब का मुताला कर रहे थे, उन्हें देखकर खुश हो गए। और सारा बेटा, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। खुश हो। कैसी जा रही है तुम्हारी जॉब। अगर जी भर गया हो तो पढ़ाई शुरू कर दो। नहीं बड़े अब्बा, उनके करीब आकर बैठ गई। जॉब नहीं छोड़ूंगी, लेकिन पढ़ूंगी भी। बीए का प्राइवेट इम्तहान दूंगी। गुड। बड़े अब्बा ने उसकी पीठ थपकी। बड़े अब्बा, सुबान एकदम नीचे बैठ गया। अपने हाथ अपने बड़े अब्बा के पाँव पर रख दिए। आपने बड़े अब्बा, आपने हमें सब कुछ क्यों नहीं बताया। आप अकेले क्यों मेहनत करते रहे। आपकी उम्र मजदूरी की थी। बड़े अब्बा, हम समझते रहे कि आपके पास बहुत कुछ है। मैं हूँ, अब्दाल हैं, जवान बेटों के बाप मजदूरी करते अच्छे लगते हैं। बड़े अब्बा के चेहरे के रंग बदल रहे थे। उसने अपना सर उनके पाँव में रख दिया और उसके आंसू बड़े अब्बा के पाँव भिगोने लगे। बड़े अब्बा ने एकदम से उठा के गले लगा लिया। मत करो ऐसा बेटा, मत शर्मिंदा करो। मुझे ये सब मेरा फ़र्ज़ था। आपने बड़े अब्बा ऐसा क्यों किया। क्यों ना हमें अपने साथ मिलकर काम करने को कहा, हम कुछ ना कुछ कर लेते। सुबान ने उनके गले लगकर शिकवा किया। नवीदा एक तरफ खामोश खड़ी होंठ काट रही थी, और उसकी आंखें आंसू से अलबरेज थीं। मैं तुमसे तुम्हारा फ़ख्र नहीं छीनना चाहता था बच्चों। बड़े अब्बा ने सर झुकाया। बहुत शुरू में मुझे दफ्तर में एक नौकरी मिल गई थी। खलील रहमान के वालिद ने कह सुनकर नौकरी दिलवा दी थी, वरना मेरी तालीमी डिग्रियाँ तो सब इधर ही रह गई थी। उन्होंने बैठते हुए आहिस्तगी से बताया, यूँ जैसे किसी एतराफ़ी जुर्म कर रहे हो। जो कुछ थोड़ा बहुत था वो साथ खर्च होता रहा। अब रिटायरमेंट के बाद समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करूं। अब्दाल भी इसीलिए अमेरिका चला गया था कि यहाँ। बड़े अब्बा, अब्दाल भाई को सब कुछ पता था। सारा ने पूछा। पहले तो नहीं, लेकिन अमेरिका जाने से पहले वो बहुत कुछ जान चुका था। उनको वहाँ कोई काम मिला। सोबाना पुरसुकून होकर बैठ गया।
कोई मुस्तकिल काम तो नहीं, लेकिन कभी कभार मिल जाता है। कुछ पैसे भेजे थे उसने तुम्हारी दादी की दवाई वगैरह के लिए। और वृद्धा बेटी, इधर मेरे पास आकर बैठो, दूर क्यों खड़ी हो? उन्होंने से बात करते करते नविदा की तरफ देखा। जी, वो होंठ काट कर उनके करीब आ गई। मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें धोखे में रखा। नहीं नहीं बड़े अब्बा, माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए।